हेलो बच्चों, नीट वीआरएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे एक एक करके डील करेंगे किस तरीके का प्रॉब्लम आता है और उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे आसान तरीके से। तो मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल पेपर वगैरह लिया है, आज उसका प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझना जरूरी है। यहाँ पे टी हाफ दिया है, टी है, ठीक है। टी हाफ दिया है, ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आर नॉट दिया है, ठीक है बच्चों। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, चार ऑप्शन भी आपका दे रखा है, 0, बी में 1 दे रखा है, सी में 2 दे रखा है और डी में 3 दे रखा है। एक बार देख लो क्वेश्चन ठीक तरीके से दिख पा रहा है कि नहीं। क्वेश्चन तो ठीक तरीके से प्रॉपरली फ्रेम में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो टी हाफ है, जिसे हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के। तो अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनाए तो क्या रिलेशन मिलता है बच्चों। बताया गया है कि जो टी हाफ होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ए नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्ट, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन किसके लिए बताया गया था, मैंने बताया था किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताया गया। किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यानी क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी। बस छोटा सा रिलेशन था, ये फॉर्मूला बताया गया है चार्ट बना करके, 0 के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, तो ये रिलेशन सेकंड ऑर्डर के लिए दिखाता है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन छोटे भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन बड़े भी मिलेंगे और लेंथी भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो हमको ध्यान में रखना है। चलिए ये तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, तो टाइम टेकन है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। देखो दूसरा समझते हैं। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दिया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, किसके लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए। अब बोला है इज इक्वल टू, अब चार ऑप्शन भी दे रखा है। पहला क्या दे रखा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, फिर यहाँ पे है अमोनियम क्लोराइड है, फिर माइनस यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी HCl। बी में दे रखा है NH4Cl के लिए, फिर यहाँ पे है नोट NaOH के लिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी है NaCl के लिए। सी में दे रखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे अमोनियम क्लोराइड है, मोलर कंडक्टिविटी है किसके लिए, NaCl के लिए, माइनस मोलर कंडक्टिविटी NaOH के लिए। क्लियर। डी ऑप्शन देख लेते हैं, नॉट NaOH प्लस NaCl, मोलर कंडक्टिविटी NH4Cl। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे इसके आयंस में, इसको इसके आयंस में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करते हैं, NH4OH है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको इसके आयंस में ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो हमारा केटायन और एनायन का सम होता है, अगर हम NH4Cl को ब्रेक करेंगे, NH4Cl, तो ये ब्रेक हो जाएगा NH4 प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर लिख रहे हैं NH4Cl के लिए, NH4OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पर भी OH माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे अमोनियम आयन हो जाएगा कैटायन, प्लस इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। अब OH माइनस हमको कहाँ से मिल सकता है, ये हमें सोचने की जरूरत है। तो OH माइनस बेसिकली जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेस होता है, लेकिन OH माइनस जो है हमको कहाँ से मिल सकता है, OH माइनस हमारा NaOH से मिल सकता है।
NaOH से मिल सकता है। और NaCl हमको कहाँ, Cl माइनस कहाँ से मिल सकता है, NaCl से मिल सकता है। अब अगर ऐसा कुछ होता तो हम सोचते, जैसे यहाँ पर है NH4Cl, ये साल्ट है। साल्ट के बारे में सोच सकते थे कि ये जो साल्ट है हमारा कहाँ से मिला है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जैसे कि HCl हो गया। अब इसके बाद NH3 हमारा है, ये बेस हो गया, इससे मिला है। लेकिन हमसे NaOH के बारे में बात किया गया है, तो OH माइनस हमारा कहाँ से मिल सकता है, NaOH से, और Cl माइनस कहाँ से मिल सकता है, NaCl से। तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशन बनाना है वो कुछ इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिव हो जाएगा NH4Cl के लिए, इसमें क्या करेंगे, NaOH ऐड कर देंगे और NaCl को माइनस कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। NaCl का हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा ये इक्वेशन बन जाता है। और ये इक्वेशन ऑप्शन बी के लिए सही होगा। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हो गए, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। एसीटोन है, एसीटोन का रिएक्शन कराना है, रिएक्ट्स विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे कि कौन सा एल्कोहल लेना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल लेना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। टू गिव ऑप्शन ए CH3 CH3 OCH2 OCH2। बी में क्या दे रखा है, OCH3 यहाँ पे CH3। सी में क्या दे रखा है, CH3O, ET मतलब होता है C2H5, CH3। डी में क्या दे रखा है, नन ऑफ दिस। देखो जरा समझते हैं, यहाँ पे पहले इसको रखते हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है। अभी तक तो आसान क्वेश्चन मिला था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे देखते हैं, एसीटोन लेना है, रिएक्ट कराना है, एक इक्विवेलेंट हम लोग के पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल होना चाहिए। उस डाइहाइड्रिक एल्कोहल का नाम भी दे चुका है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट में बनेगा ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एसीटोन लेते हैं। एसीटोन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 C+O CH3, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल को इस तरीके से लिख लें, OCH2 HO CH2, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। मीडियम एसिडिक ले लेते हैं, जैसे कि HCl वगैरह, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, वाटर को बाहर निकालना है। जैसे ही यहाँ से वाटर को बाहर निकालेंगे क्या बनेगा, कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। CH3 को Me भी लिखते हैं, जिसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं। फिर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन तो वाटर के साथ में चला गया, तो ऑक्सीजन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा, एक ऑक्सीजन ये वाला, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल, या इसी को डायरेक्ट कीटल भी लिख सकते हैं। अगर एल्डिहाइड होता है तो एसिटल बनाता है, हेमी एसिटल और एसिटल, और कीटोन रहता है तो कीटल बनाता है। एसीटोन है कीटोन कंपाउंड है, इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस तरीके का प्रोडक्ट कहाँ दिया है हमें ये देखना है। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन में देखें तो इस तरीके का प्रोडक्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिया है, ये मैंने नहीं बनाया, खुद क्वेश्चन ऑलरेडी दिया था। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे ये बॉन्ड होना चाहिए, तब जाके ये प्रोडक्ट बन सकता है, और ये सही होगा यही। अगर बॉन्ड नहीं लगेगा तो चौथा हो जाएगा डी वाला, लेकिन फिर तो कार्बन का वैलेंसी भी कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ऑप्शन ए होगा, यहाँ पे बॉन्ड लगेगा। सेम प्रोडक्ट ऐसा ही बनने वाला है। CH3 मतलब होता है मिथाइल ग्रुप Me, इसको CH3 भी लिखते हैं, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा ए होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन। पहले यहाँ पे एनिलीन लिया गया है। एनिलीन मतलब बेंजीन के रिंग से NH2 लगाने पर CH3CO का ट्वाइस वो है, पीरिडीन के प्रेजेंस में मीडियम बेसिक है, तो ए प्रोडक्ट बनेगा। ए का नाइट्रेशन कराया गया है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट H2SO4, तो बी बन गया। बी का फिर हाइड्रोलिसिस किया गया है एसिडिक मीडियम में, तो सी बन गया। सी यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा, सी एज मेजर प्रोडक्ट इज, 4 ऑप्शन है। पहला ओ नाइट्रो एनिलीन मतलब आर्थो नाइट्रो एनिलीन, बी में है पैरा नाइट्रो एनिलीन, सी में है मेटा नाइट्रो एनिलीन, डी में है इनमें से सभी। तो अब इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यही बताना है, क्लियर है? वो भी मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो कैसे इसको देखेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग जनरली एनिलीन ले, अगर उसका डायरेक्ट नाइट्रेशन करा दें तो 3 प्रोडक्ट बनता है, आर्थो पैरा मेटा, 3 प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रेशन कराने पे, जिसमें से सबसे ज्यादा होता है आपका 51% होता है पैरा, उसके बाद 47% के आसपास होता है आपका मेटा, और 3% के आसपास बनता है शायद आर्थो, यही प्रोडक्ट शायद बनता है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे हमसे डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कराना है, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराना है। मतलब पहले हमको पोजीशन को ब्लॉक करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, देखो कैसे। ये एनिलीन है, अब एनिलीन का रिएक्शन NH, इसका रिएक्शन कर रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराएंगे तो यहां से एसिटिक एसिड को बाहर निकाल देंगे, CH3COOH, तो यहां पे क्या हो जाएगा NHCO CH3, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ए, जिसे एसिटानिलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटानिलाइड कहते हैं। NHCO CH3 जो है मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। फिर नाइट्रेशन करा रहे हैं, नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इससे हमको NO2 मिलेगा। तो संभावना है कि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन जाए पॉसिबल, जिसमें से एक हमारा NHCO CH3 है, NO2 लग जाए पैरा आर्थो पे, और एक पॉसिबिलिटीज है NHCO CH3 NO2 लग जाए हमारा पैरा पे। ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो इनमें से कोई इस मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो आर्थो वाला प्रोडक्ट हमेशा माइनर बनता है, मतलब यहाँ पे रिपल्सन का कहानी होता है, और ये मेजर बनता है। हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो यहाँ से NHCO CH3 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ऑलरेडी ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे NO2 लग जाएगा। इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगा। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, और इस केस में हमारा मेटा नहीं बनता है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। लेकिन ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन कम मात्रा में बनेगा, ज्यादा मात्रा में कौन बनता है? पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाने का तरीका है, जो कि सी यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब पैरा नाइट्रो एनिलीन कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, तीनों कब बनता है? जब इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते तब, इस वाले को हटा देते पहले स्टेप को, डायरेक्ट नाइट्रेशन करा देते तीनों बन जाता, आर्थो पैरा मेटा, तब इसका फाइनल आंसर डी हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसके केस में केवल आर्थो और पैरा बनेगा, मेटा वाला नहीं बनेगा। पैरा वाले में भी पैरा मेजर होगा, आर्थो वाला कम होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन है, वो तो मेरे हिसाब से देखते ही बता देंगे कि कौन सा उसका आंसर सही होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया है, फिर भी देखते हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है। चलो अगला क्वेश्चन, which of the following is most stable complex, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है? NH36 +3, ऑप्शन बी में क्या है FeCN6 -3, सी में क्या है COEN का थ्राइस +3, और डी में क्या है NiH2O होल 6 + 2, ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इनमें से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? देखो मैंने कई बार बताया हुआ है कि जो हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, या फिर ट्राई या टेट्रा या फिर हेक्साडेंटेड या पॉलीडेंटेड की बात कर लेते हैं, ये लिगेंड क्या करते हैं, जब मेटल के साथ जुड़ते हैं तो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस केस में जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? और इन्हीं लिगेंड को चिलेट लिगेंड भी कहते हैं। चिलेट लिगेंड मतलब क्या है, जो रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। रिंग बनाने से कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टेबिलिटी आता है, वहां से कॉम्प्लेक्स को निकालना और उसमें से मेटल को निकालना मुश्किल काम होता है, जिससे स्टेबिलिटी आता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि पूरे कॉम्प्लेक्स में डाइडेंटेड लिगेंड कहाँ पे है। यहाँ पे NH3 मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, CN, वाटर भी मोनोडेंटेड है, लेकिन EN हमारा डाइडेंटेड लिगेंड है। इथेन इथाइलिन 1,2 डाइएमीन, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। अब ये देखो, यहाँ पे कोबाल्ट को जरा लगा देते हैं। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से, 3 बार है, यही कहानी चलेगा। चलो यहाँ पे लगा लो NH2, फिर यहाँ से NH2, इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से CH2 CH2, फिर नेक्स्ट यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो थोड़ा ऐसे, NH2 NH2 CH2 CH2, 3 का पॉजिटिव चार्ज लगा दो। अब जरा देखना कितने मेंबर रिंग में इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4 और इसको लेके 5, टोटल 5 मेंबर रिंग बन रहा है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ। अब ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, यहाँ से मेटल को निकालना मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस केस में इस वाले कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन है? ऑप्शन सी। ऐसे पहचानेंगे, मैंने समझने के लिए स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन देखते ही पता चल रहा था। चलो आगे चलते हैं। तो इसी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और क्या, देखो सारा चीज पढ़े हुए हो, इसीलिए फटाफट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, और नहीं पढ़े रहते तो प्रॉब्लम हो जाती। चलो अगला, क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है और पूछा गया कि इसमें से करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। C6H5Cl को क्लोरोबेंजीन कहते हैं।
हम लोग डायरेक्ट नाम लिख दे रहे हैं और फार्मूला की जगह, नाम की जगह फार्मूला लिख दे रहे हैं, और क्या। पहला स्ट्रक्चर ये बनाया है, नेगेटिव डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव। दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे डबल बॉन्ड नेगेटिव डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। तीसरा क्लोरोबेंजीन का रिलेटिव स्ट्रक्चर बनवाया गया है क्लास में पढ़ाते समय, Cl पे नेगेटिव, डी नेगेटिव डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। चलो अब देखते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का रिलेटिव स्ट्रक्चर पूरा वाला बना लेते हैं, फिर तुम लोगों को बता देते हैं कैसे बनाते हैं। चलो दिखाते हैं। कंजुगेशन है तो बनेगा, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो 3 लोन पेयर इस तरीके से, लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन में है, तो ये लोन पेयर यहां उतरेगा, ये वाला बॉन्ड इस वाले पे टूटेगा, तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। देखो यहाँ पे माइनस डबल बॉन्ड, क्लोरीन के ऊपर अब आ जाएगा प्लस चार्ज, 2 लोन पेयर बचे रहेंगे, नहीं दिखाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये एज इट इज है। अगला स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव यहाँ, ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन में तोड़ दो, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Cl प्लस। अब क्या होगा, ये माइनस यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे टूटेगा, तो अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड Cl प्लस। अगला ये नेगेटिव यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड इस पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ भी है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड Cl। अब हमको देखना है, देखो पहली बात, जब क्लोरीन एक लोन पेयर डोनेट कर देगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज तो आएगा नहीं, ये तो पहले ही कट गया। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे देखते हैं, क्लोरीन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ से आया लोन पेयर डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे देखो एक बॉन्ड यहाँ पे है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ, या ये देख सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, कार्बन पे इस वाले नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, और यहाँ पे देखो Cl प्लस है। ठीक है, बस हम लोगों ने यहाँ पे एरो का यूज किया, तो ये स्ट्रक्चर उठा के यहाँ दे दिया है। अगला इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, फिर नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर, गलत है। इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है कहीं पे, इस तरीके का कि ये कहीं पाई बॉन्ड हो, रिंग के अंदर हमेशा देखो 2 पाई बॉन्ड बच रहते हैं, ये भी गलत हो गया। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। तो अगर स्ट्रक्चर बनाने आएगा तभी हम लोग मैच करा सकते हैं किस तरीके से बनेगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन आ जा रहा है ना, पेपर सैंपल पेपर वगैरह लेने में यही फायदा है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, टच करेगा, अब तुमको कनेक्ट करना है कि कहाँ पे पढ़े थे। चलो यहाँ पे देखना, जरा ध्यान से समझना। आराम से भाई, पहला मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट reactive towards SN1 mechanism।
ऑप्शन ए डाई इथाइल ईथर, ऑप्शन बी मिथाइल इथाइल ईथर, ऑप्शन सी फिनाइल मिथाइल ईथर, ऑप्शन डी टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। देखो इनमें से कौन SN1 रिएक्शन को फास्टर देगा? तो पहली बात तो यहाँ पे नाम दे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलो बनाते हैं। डाई इथाइल ईथर है तो मतलब C2H5 ऑक्सीजन C2H5, क्लियर है। मिथाइल इथाइल ईथर है, मिथाइल मतलब CH3 O सिंगल बॉन्ड O, इथाइल मतलब C2H5, मिथाइल इथाइल ईथर। फिनाइल मिथाइल ईथर है तो फिनाइल मतलब C6H5O, फिर यहाँ पे CH3। टर्ड ब्यूटाइल ईथर है CH3 C CH3 CH3O CH3। टर्ड, ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, मिथाइल ईथर हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब SN1 रिएक्शन जो होता है ये 2 स्टेप में होता है, हमें बताया जा चुका है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटायन के ऊपर। लेकिन जब कार्बोकेटायन बनता है तो वो पहला वाला स्टेप RDS होता है। क्या होता है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कहते हैं बनने वाला कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन का रेट उतना फास्टर होगा। तो इसी से हम लोग चलेंगे। तो अगर हम देखें तो इधर कहीं भी कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा, पहले में भी नहीं बनेगा, दूसरे में भी नहीं बनेगा, तीसरे में एक संभावना था क्योंकि पीएच यहाँ पे बेंजीन नहीं है, ऐसे। तो अगर यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव चार्ज आता तो स्टेबिलिटी हो जाता, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन में करेगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा जिसकी वजह से SN1 रिएक्शन नहीं देगा। तो अब टर्ड ब्यूटाइल वाले में संभावना है CH3 C CH3 CH3 O CH3 RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। तो जब ये बॉन्ड इसमें ब्रेक करेगा तो OCH3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बाहर, यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोकेटायन बन गया, एक प्लेनर स्पीसीज है। मिथाइल को ऐसे दिखा लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल जैसे हम मान लो यहाँ पे लेते हैं CH3, यहाँ पे HI का यूज कर लेते हैं। तो HI में मतलब जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, हाँ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, आयोडीन पे नेगेटिव। तो ये क्या करने वाला है? जो आयोडीन में नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा। तो यहाँ पे CH3 I लग जाएगा और जो हाइड्रोजन बाहर निकला था वो CH3OH बना देगा। तो ये देखो प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा। तो SN1 रिएक्शन कौन फास्ट कर देगा? ऑप्शन डी वाला देगा, इसी में कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन डी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एवं हर टाइप का क्वेश्चन है। V2O3 V2O5 V2O4, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ऑप्शन है 2√2, ऑप्शन बी
और √2, ऑप्शन सी 2√3, ऑप्शन डी केवल 2। ठीक है, अब ये देखो कहानी यहां पे चला है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। 3 ऑक्साइड दिया है, V2O3, V2O5, V2O4। अब उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन जो सबसे मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा उसका। अब ये तो कहानी पलट गया, कैसे सॉल्व करेंगे, चलो करते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। जैसे V2O3 है, V2O5 है, V2O4 लिखते हैं, फिर V2O5 लिखते हैं। ठीक है, देखो ये जो तीनों ऑक्साइड हैं ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड हैं। अब इसमें कैसे पता करते हैं एसिडिक कैरेक्टर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो गया जो मेटल है, तो उस केस में ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। ऑक्सीडेशन नंबर लोअर होने लगा तो बेसिक ऑक्साइड है, और अगर मॉडरेट है, बीच में है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। हमको बेसिक चाहिए तो ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं कि किस मेटल का कौन से ऑक्साइड में लो होगा। V2O3 है, कैलकुलेट करते हैं। वैनेडियम का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, क्योंकि निकालना है। ऑक्सीजन 3 बार है, 3 इंटू ऑक्सीजन का -2, ओवरऑल चार्ज 0, x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। ठीक है, V2O4 में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 4 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज 0, x इज इक्वल टू +4 आएगा। V2O5 में निकालेंगे 2x प्लस 5 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज 0, x इज इक्वल टू +5 आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से ऑक्साइड में वैनेडियम का ज्यादा है, कम है, V2O3 में। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा, जबकि ये सब नहीं होंगे। क्लियर है। अब हमें पता चल चुका है कि मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा दो, म्यू इज इक्वल टू रूट में n इंटू n+2 Bm। Bm क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम का कितना होता है 21, स्कैंडियम टाइटेनियम का 22 होता है, वैनेडियम का 23 होता है। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d 2 3d, यहां पे 3d 3 4s2, यही होता है कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट क्लियरली लिख दे, 3d 3 4s2, क्लियर है, ये हो जाएगा। अब यानी 18 2 20 3 23 हो गया। लेकिन वैनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +3 में क्या हो जाएगा, आर्गन 2 यहां से 1 यहां से, क्या हो जाएगा 3d 2, यानी डी में अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे। डी सबसेट में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 2, तो n का वैल्यू कितना मिल गया, 2। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूले में पुट कर दो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 Bm, तो म्यू इज इक्वल टू रूट में 2 2 कितना हुआ, 4 दूना के 8, √8 आ जाएगा। √8 के लिए क्या लिखते हैं, 2.48 लिखते हैं, जिसको अप्रॉक्स हम लोग 3 लिख सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट 3 Bm लिख सकते हैं। अब 3 Bm लिख दिए, लेकिन 3 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, 3 तो कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको पहचानना पड़ेगा। तो एक टेक्निक है, जो √8 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा ठीक कर दें, जो √8 है उसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2 Bm, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन ए वाला। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा लगा होगा ये तरीका, क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था, घुमा करके पूछा था, कैसे सॉल्व कर लिए फटाक से। तो इसके लिए टेक्निक पता होना चाहिए, थ्योरी क्लियर होना चाहिए। जब थ्योरी क्लियर होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लेंगे। एक बार देख लो पूरा फ्रेम में आया है कि नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है, हाँ पूरा फ्रेम में आ गया है लगभग। चलो तो और भी प्रॉब्लम है हम लोगों के पास।
वीडियो थोड़ा लेंथी वगैरह हो जाएगा ना, तो और भी प्रॉब्लम है, और कल वाले लेक्चर में और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।